नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लासेस में आपको स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने घटनाचक्र पूर्वावलोकन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। अब उसके बाद राष्ट्रपति संबंधित जो भी एमसीक्यू बने हैं, जो भी एमसीक्यू आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हम चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रतीक होता है? गणतंत्र मतलब दोस्तों, गणतंत्र का मतलब ये होता है ऐसा ऐसा राष्ट्र जो उसका राष्ट्र प्रमुख हो। राष्ट्र प्रमुख हम एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। जो उसका राष्ट्र प्रमुख हो, उसका क्या हो रहा हो, सॉरी, उसका जो राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन हो रहा है। राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही ऐसा होता है जिसके उसका निर्वाचन होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको विचार करना है। जैसे संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही होता है। राष्ट्रपतिक शक्तियों की कोई सीमा नहीं, क्या ऐसा है? क्या राष्ट्रपतिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है? नहीं भाई साहब, सीमा है। कौन सा? संविधान। राष्ट्रपति संविधान के इतर कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी संविधान से हटकर कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए कौन? ऑप्शन आर गलत है, ये सही थी। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, किसके अनुसार करता है? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसके द्वारा कार्य करता है? बताइए, सोचिए। राष्ट्रपति जो होता है, ये आईएएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ये जिसमें कौन कौन है अधीनस्थ अधिकारी को, सब आ जाए, जितने भी चाहे पीएम सीएम मंत्रिमंडल जो है, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके आधार पर ये क्या करता है? अपना काम करता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? जस्ट हम लोग देखें कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन इसका देखा है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। हम यहाँ केवल एमसीक्यू डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, अगला है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? कहाँ कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है? कहाँ कहा है बस, तो बताइए किसमें कहा गया? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। एक सेकंड। समस्त कार्यपालिका शक्ति समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। इसमें निहित है, राष्ट्रपति निहित है। ठीक है। संविधान के केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों का निहित है, किसमें निहित है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित। जैसे संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के किस एक अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित किसमें होता है दोस्तों? अनुच्छेद 52 ने, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ अनुच्छेद 53 होगा। और 52 में ये कहा गया है कि 52 में ये कहेगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 क्या है? वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख हो। क्या होगा? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अगले क्या है? भारत की समस्त की कार्यपालिका किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं इसके आगे। अब कुछ दो कर्तव्य, इसको हम चर्चा कर चुके हैं। अब निम्नलिखित जिसमें दो दिया गया कथन के संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, सही है। कार्यपालिका शक्ति सरकार के व्यवसाय को चलाने से संबंधित है। बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन क्या है इसमें? दोनों सही है, बट इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें आगे ऑप्शन नहीं दिया कि खैर छोड़ जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। आगे चलिएगा। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित हो। बिल्कुल दोस्तों, किस अनुच्छेद में लिखा? अनुच्छेद 53(2) में। अनुच्छेद 53(2) में ये लिखा है भारत राष्ट्रपति जो होगा थल सेना, वायुसेना और जल सेना का क्या होगा? जल सेना का कमांडर होगा, सर्वोच्च कमांडर होगा। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं। राष्ट्रपति की शक्तियां कभी भी विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन आर गलत है, यानी ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। आपको एक्सप्लेनेशन हमने समझाया था कि जो राष्ट्रपति जो कोई भी काम किया जाता है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, बट वह वो क्या होता है कि किसी चीज का नेतृत्व नहीं करता, सिर्फ उसका नाम रहता है हर जगह।
ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है दोस्तों? इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष जनता नहीं करती, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ये भी नहीं है, अप्रत्यक्ष मतदान एकल हस्तांतरण मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 55 के तहत होता है, 55(3) के तहत होता है। और कैसे होता है? अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 54 लिखा गया है, इसके निर्वाचक मंडल का लिखा गया है कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है। बताइए, स्टेटमेंट सही सही है, बिल्कुल, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपको पता है जो निर्वाचक मंडल होता है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सभी मिलकर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है? एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता, खुला नहीं तो गुप्त होता है या गुप्त मतदान प्रणाली होता है। ये दोनों ऑप्शन सही होगा, बी और सी इसमें दोनों सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद से दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन नहीं दोस्तों, इसमें केवल एक सदन होता है, कौन सा? विधानसभा यानी ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 2 जहां इसको काट दो, ये ऑप्शन नहीं चाहिए होगा। ठीक है, दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित यानी ऑप्शन 1, 3 और 4। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से दोस्तों? दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली पांडुचेरी को पहले अधिकार नहीं था, बाद में ये दिया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता? कौन नहीं होता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, लेकिन जो विधान परिषद होता है यही नहीं होती, यानी इसका ऑप्शन यही सही होगा। यानी ये जो होता है, जो विधान परिषदें होती हैं, इसके सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन भाग नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? आपको पता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं। जो मनोनीत होता है, जो कि मनोनीत भी होते हैं, ये नहीं होते, ध्यान देना है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, फिर संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान मंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य। ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 2020 का प्रश्न है बीपीएससी का, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बार बार वही प्रश्न है, देख लीजिएगा। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के नहीं होते। 1, 2, 3, 1, 2, 3 सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं दोस्तों? अब फिर वही से प्रश्न है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं। अगर कोई मान ली कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, वह कब राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं भाग ले सकता? जब वह स्वयं प्रत्याशी हो, बिल्कुल ले सकता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन का अपना बहुमत सिद्ध शेष करना हो, नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य, यस, अगर वो विधान परिषद का सदस्य है, किसका? विधान परिषद का सदस्य है, तो वह उसके मंडल में भाग नहीं ले सकता। ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के द्वारा विभाजित प्रतिफल भाग के 1000 गुणक के बराबर होती है। वर्तमान 1997 की जनसंख्या के तात्पर्य किस वर्ष से जनगणना से? इसमें ध्यान दीजिएगा, 1971 की जनगणना से बात है। इसके बाद एक संविधान संशोधन आता है
जिसका नाम है 84वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से यह कहा गया कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसी का आधार पर क्या होगा, ये किया जाएगा। ठीक दोस्तों, मतलब उसी के आधार पर निर्वाचक मंडल का निर्धारण किया जाएगा। अभी तक यही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, वह पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक तो बिल्कुल नहीं है। बाकी 35 वर्ष को बिल्कुल संसद के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। ऑप्शन बी आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, उसे भारत में जन्मा नागरिक होना नहीं, जन्म का नागरिक नहीं है, नागरिक होना चाहिए, वैसे ऐसा प्रस्ताव है, जन्म का नागरिक नहीं है। पहला कथन गलत है, पहला जहां काट दो, ये ऑप्शन दो अपने आप सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, इसे आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में यही सहायक हो जाए, कम समय में आप अच्छे खासे क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। अगर योग्यता की बात करें, राष्ट्रपति क्या हो सकता है, योग्यता क्या हो सकता है, अभी हम चर्चा करें हैं। योग्यता क्या हो सकती है, भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो। उसके बाद क्या हो, 35 वर्ष उसकी आयु हो, क्या हो, 35 वर्ष आयु हो, प्लस वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, इतनी अगर ये योग्यता धारण करता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वह लड़ाई लड़ सकता है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कब निर्वाचित हो सकता है दोस्तों, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे पूर्व अपनी सदस्यता त्याग देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई शर्त नहीं है। अपने निर्वाचन में 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, नहीं ऐसा भी नहीं शर्त तुरंत छोड़ना पड़ता है। यानी जैसे निर्वाचन होता है उसका शपथ लेता है, शपथ लेने से पहले वह अपना त्याग पत्र देता है। ठीक, 6 माह का कोई प्रावधान नहीं। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत वह अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ठीक है, यस, यही सही है। जब निर्वाचित हो जाता है वो अपना सदस्य क्या होता है, मतलब सदस्यता छोड़ना पड़ता है। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे चलिएगा। आगे, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन योग्यता का निर्धारण करता है। किस अनुच्छेद का होता है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहा गया दोस्तों, निर्वाचन की क्या योग्यता होगी, अभी योग्यता हम ऊपर चर्चा की, क्या भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्व हो, ये सब जो भी योग्यताएं हैं कहाँ लिखी गई हैं, अनुच्छेद 57 में लिखी गई है। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव कोई विवाद हो जाए, मान लीजिए, कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करता है। कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत उसका न्याय कौन करेगा, भारत का सीजीआई करेगा। ठीक, तो अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते देते हैं, किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति देता है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 56(1). अनुच्छेद 56(1) में, जिसमें महाभियोग पहली बार लिखा गया है, महाभियोग का भी प्रावधान किया गया, मतलब प्रावधान तो नहीं, महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया कि हटाने पर किया गया क्या है, तो उसमें 56(1) के तहत यह कहा गया को अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य नहीं, भारत के संसद द्वारा। भारत के संसद द्वारा क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कहाँ लिखा गया है, कैसे, जो अनुच्छेद 61(1) है, इसमें महाभियोग प्रक्रिया जो है, इसी को अपनाकर क्या कर सकते, संसद को जो है राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों, अनुच्छेद 61 तहत लगाया जा सकता है। अभी जस्ट ऊपर देखे हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का एक भाग है, परंतु उसका महाभियोग अभिकरण नहीं किया जा सकता, क्या कौन सा है दोस्तों, मतलब कि समझिए कि निर्वाचक गण में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें भाग तो लेता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। कौन है, राज्य की विधानसभाएं जो होती हैं,
क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो भाग लेती है, लेकिन राज्य की विधानसभा जो निर्वाचन में शामिल थे वो भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ चला, कैसी प्रक्रिया है ये? अर्धन्यायिक संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कही जाती है? संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों लिए? क्योंकि यह एक प्रकार की न्यायिक कार्य है, और जब कोई संस्था न्यायिक कार्य करती है, मतलब न्यायालय को छोड़कर जब कोई संस्था न्यायिक कार्य करती है, निर्णय देती है, उसे अर्धन्यायिक संस्था कहा जाता है, अर्धन्यायिक कार्य कहा जाता है। राष्ट्रपति रिक्त स्थान लिया जा सकता है, मतलब कितने दिन के अंदर उसको रिक्त स्थान भरा जा सकता है दोस्तों? कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर भारत मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यदि 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 मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, उसका कार्यभार कौन देखता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति देखता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है तो, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन देखेगा? तब सीजीआई देखेगा। अगर सीजीआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, कौन सा वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो देखेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा दोस्तों? उस वक्त कौन होगा? भारत का सीजेआई, मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये उल्लेख किया कहाँ गया है, कब मतलब कहाँ लिखा? अनुच्छेद 65 में लिखा गया, अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही समय में एक ही बिंदु खाली हो जाए, मतलब ना तो राष्ट्रपति है महोदय भारत में, ना तो उपराष्ट्रपति है, तो कौन होगा उस वक्त? भारत का राष्ट्रपति खाली हो तो राष्ट्रपति का अस्थायी तौर पर कौन होगा? भारत का सीजीआई। सीजीआई क्या होगा? इसका मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार मिला? मतलब आपको कौन सा 40वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये अधिकार दिया गया। जो कि हुआ क्या था, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके पहले संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वें में ये कहा गया था कि आप इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। आगे क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कब भंग कर सकते हैं दोस्तों? जैसे प्रधान न्यायाधीश के अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा के अनुशंसा पर नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल यह अनुशंसा कर देता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उससे भंग कर देगा। भारत के राष्ट्रपति के अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर कर रहा है? मंत्रिपरिषद के, मंत्रिपरिषद के अनुशंसा क्या कर सकता है? ये भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की? आहूत मतलब बुलाई जाती है। कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद का बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 तहत कहा गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर किसी साधारण विधेयक पे, अगर कोई साधारण विधेयक उस पर लोकसभा और राज्यसभा पे सहमत नहीं बनती है, अनुच्छेद 118(4) के तहत इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुला के काम करता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त आहूत की जाती है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला चलते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन में से कौन बुला सकता है? कौन बुलाता है? अभी जस्ट है राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्या है, अगला प्रश्न चलते हैं। 2 कथन दिए गए हैं। क्या कथन दिए है? राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बनता। यानी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है, सही है ना? लिखा ना, अरे यार, अनुच्छेद 79 क्या? संघ के लिए, मतलब एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यानी इसमें कथन कालड़ और दोनों स्पष्ट है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियमित हो जाता है? यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाएगा जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे। राष्ट्रपति क्या कर दे? उस पर हस्ताक्षर कर दे, अपनी सहमत दे दे, तो क्या बन जाता है? अधिनियम हो जाता है। और जब तक नहीं सहमत दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेयक। विधेयक और अधिनियम, यही अंतर होता है। जब तक संसद में रहता है उसे विधेयक कहा जाता है,
जब उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है उसे क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, कौन सा मामला है दोस्तों? ये मामला था डाकघर संशोधन अधिनियम। ये कब आया था दोस्तों? 1954 में आया था। और इसे प्रयोग कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रयोग किया था और इससे पहली बार इस वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और हुआ है, क्या नाम है, 1986 में एक विधेयक आया था जिसका नाम था डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक 96 में एक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक। उस वक्त आपके प्रधानमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, और उस पीएम थे राजीव गांधी थे। उस वक्त आया था, उस पर भी इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शब्द का प्रयोग किया जिसके संविधान शब्दावली जेबी निषेधाधिकार ने जेबी वीटो को प्रयोग किया था? कौन थे दोस्तों? यानी जैल सिंह। कौन सा था? अभी जस्ट देखे 1986 में जो आया था, 1986 में कौन सा आया था? डाक बिल संशोधन विधेयक। डाक बिल संशोधन विधेयक जो आया था उसी में यानी जैल सिंह जी ने इस वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? किस अनुच्छेद का है दोस्तों? अनुच्छेद 111। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत अपनी स्वीकृति रोक सकता है, नहीं रोक सकता। ध्यान देना, जो अगर धन विधेयक रहेगा, और अगर धन विधेयक रहेगा उसको नहीं रोकेगा, उसको नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में किसको उस विधेयक का अनुमति रोकने का अधिकार है? कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो संविधान तो नहीं लिखी गई या राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार नहीं, राष्ट्रपति अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है? कौन सा? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अच्छा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? भाई पीएम की सलाह करता है, ये काम नहीं हो सकता। विधेयक आपत्ति सहित वापस भेजना, बिल्कुल सही है। विधेयक को रोक कर रखना, ये भी बिल्कुल ये भी आपका सही है। और क्षमा करना, क्षमा दोस्तों ये मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई काम करता है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन अधिसूचना, ये भी मंत्रिपरिषद के सलाह पर होती है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर होती है। संसद को संदेश भेजना, ये जो है ये बिल्कुल है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। इसलिए क्या कहा जा सकता है? कौन सा होगा? ऑप्शन 2, 3, 4, यानी यही ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, लिखा निम्नलिखित में से किस एक पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए आवश्यक नहीं है? किस पे? राजदूतों की नियुक्ति। अच्छा, विधेयक पर स्वीकृति देना। अच्छा, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति देना। बताइए कौन सा? अभी आपने कहा विधेयक पर स्वीकृति देना, अनुच्छेद 111 के तहत कहा क्या आ गया? वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 73 के तहत क्या है? संविधान के द्वारा संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी है? सत्र को आहूत करना, बिल्कुल है। सत्रावसान करना, यही सही है। और संसद की बैठक स्थगन करना, ये उसका काम नहीं है। अध्यादेश जारी करना, ये भी शक्ति है। यानी ये जो संसद संबंधी जो शक्तियां हैं ये आपका राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यादेश जारी करता है, आपको पता ना, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 तहत क्या है? अनुच्छेद राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्यों जारी करता है? जब संसद के दोनों सदन क्या है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर वो कार्य नहीं करेंगे, बैठक में नहीं है, तो उस वक्त क्या करेगा? वो अगर कोई आकस्मिक विषय आ गया जिस पर वो अध्यादेश जारी कर सकता है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल 2002 में चुनावी सुधार के अध्यादेश के बिना किसी बदलाव को उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? कौन सा अनुच्छेद होता है दोस्तों? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 तहत क्या था? अध्यादेश।
अध्यादेश जारी किया जाता है, उसी के तहत इसको किया गया था। ठीक है, संविधान के इस अनुच्छेद तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जस्ट देखें अनुच्छेद 123 तक, इसको ध्यान देना है। इसे दोनों सदनों के 6 माह के अंदर इसे पारित होना चाहिए संसद के द्वारा। अगर नहीं होता तो 6 महीना 6 सप्ताह, मान लीजिए आज संसद की बैठक शुरू हुई, तो जब बैठक शुरू होती तो 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित हो जाना चाहिए। अगर इसके इसलिए कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है अध्यादेश की अवधि कितनी हो सकती है, तो 6 माह 6 सप्ताह इसके अंदर पारित हो जाना चाहिए, वरना अध्यादेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी सुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए, तो जब शुरू हो गया कितने समय तक रखें, 6 सप्ताह। मैंने जस्ट कहा था कितना, 6 सप्ताह। यानी कोई भी विधेयक होता है उसे अगर संसद सदन शुरू हो गया, मतलब 6 माह तक वेट किया, संसद सदन शुरू हो गया तो 6 सप्ताह तक उसे रोक सकता है, उसके बाद मतलब उसके बाद वो विधेयक पारित होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के, बिल की है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की, यही सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं करता ये। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों, बताइए, आप बताइएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सही है, महान्यायवादी सही है, राज्य के राज्यपाल सही है, ये इन सभी का करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, इसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन होता है, बाकी सबकी नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके तहत होता है, 75 के तहत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत होता है दोस्तों, 155 के तहत होता है, 155 के तहत होता है। और इसकी नियुक्ति किसके तहत होता है, 324 के तहत होता है, 324 के तहत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद करता है, किसके तहत करता है दोस्तों, अनुच्छेद 160 तहत, अनुच्छेद 160 तहत करता है। संविधान, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देते, कौन सा अधिकार नहीं देते, प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है बिल्कुल। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 के तहत क्या करता है, राज्यपाल जो होता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये अधिकार इसको नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या करता है, राष्ट्रपति परामर्श लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कौन सी शक्तियां नहीं है, मतलब कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। संविधान, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श करने स्वीकार करता है, बिल्कुल है। आपातकालीन शक्तियां, बिल्कुल है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने की शक्तियां, क्या राष्ट्रपति कर सकता है। अच्छा, अगला क्या है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श स्वीकार करने का अथवा अस्वीकार करने, ये शक्ति है। जैसे अगर मान लीजिए अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगा, क्या मांगा, सलाह मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया, अब उसको मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। यानी अनुच्छेद क्या है आपका, 100 मतलब पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में क्या सदस्यता भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, कौन सी, अध्यादेश प्रख्यापन, अच्छा बिल्कुल शक्ति है। उच्चतम न्यायालय परामर्श करना, ये भी सही। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये नहीं है। और क्षमा करना, अनुच्छेद 72 तहत ये भी है, अनुच्छेद 123 तहत ये भी है, और अनुच्छेद 143 तहत ये भी है। ठीक है, अनुच्छेद 143 143। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्षमा करे, बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, अच्छा ये किसके पास है, ये संसद के पास, ध्यान देना, ये संसद के पास। किस अनुच्छेद तहत, अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद किसी क्या करती है, एक प्रक्रिया लाई जाती है। उस प्रक्रिया के तहत कौन सी प्रक्रिया है, एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, नियम है 1968 के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इसे महाभियोग कहा जाता है, हालांकि महाभियोग कहना ये गलत है, लेकिन उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। हम जब न्यायालय पढ़ेंगे वहां हमको चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्तियां हैं, कैसी, न्यायिक शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायिक शक्ति। भाई क्षमा करना क्या, न्याय देना है, तो ये कैसा शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है, किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, वास्तविक और लोकप्रिय, अच्छा
औपचारिक और विधिक है, संवैधानिक और नाम मात्र है, यही दो है, बाकी नहीं है। इन दो और चार ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको या किसके संसद के पटल पर रखवाएगा? संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, बताइए। संघ वित्त आयोग की सिफारिश को बिल्कुल रखवाएगा। लोक लेखा समिति प्रतिवेदन वो खुद रखती है सदन के पटल, उससे राष्ट्रपति से मतलब नहीं है। ऑप्शन 2 जहां जहां हो इसको काट दो। नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन के ये भी सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन किसको भी सही है, मतलब 1, 3 और 4 इनके प्रतिवेदन को क्या करता है, राष्ट्रपति संसद के सदन पर पटल पर रखवाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? जिससे साधारण बिल पर पुनर्विचार को लौटाना, वित्त बिल पर पुनर्विचार को लौटाना। जो वित्त बिल होता है ये धन विधेयक होता है, धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता, धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता कौन? राष्ट्रपति। यही ऑप्शन आपका सही है। और धन विधेयक का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? 110 में, 110 में उल्लेख किया गया है। उसमें यह कहा गया धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भेजा जाता है, इसलिए उसको वापस नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? बताइए, किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है दोस्तों? स्वयं मंत्रिपरिषद तैयार करती है। भैया मंत्रिपरिषद का काम है ना यह काम, ठीक है, मंत्रिपरिषद करती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ से थे? बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भाई साहब बिहार से थे। 2 अवध के लिए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे, 2 बार हुए थे राष्ट्रपति के निर्वाचित हुए थे। आगे चलते हैं। सौर ये बार बार पूछा गया, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति को नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी थे, इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1982 तक था, ये क्या थे? निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन है? चूंकि भारत में एक परंपरा रही पहले से, हालांकि अभी परंपरा टूट गई है। पहले ये था जो पहले राष्ट्रपति होगा फिर वही जाके बाद में राष्ट्रपति बनता था, मतलब जो पहले उपराष्ट्रपति होता था बाद में वही जब जाके उपराष्ट्रपति बनता था। सॉरी, जो पहले उपराष्ट्रपति होता था वही बाद जाकर राष्ट्रपति बन जाता था कार्यकाल के बाद। लेकिन जो एन संजीव रेड्डी ने, नीलम संजीव रेड्डी जी थे, इनको ऐसा नहीं था, इनके साथ ऐसा नहीं लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर नहीं था? कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, मतलब ऐसे कौन से थे जो लोकसभा अध्यक्ष है? ये नीलम संजीव रेड्डी साहब भी थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे। आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन से दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक राजा? जो आपके राधा कृष्णन जी थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे, इन्हें के दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से निम्नलिखित ट्रेड यूनियन के संबंध रखो। बीबी गिरी साहब जो थे ये ट्रेड यूनियन से भी संबंधित थे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन आंदोलन जो हो रहा था उससे संबंधित रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसाइल मैन को कौन नहीं जाता? भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए, क्या नाम था? एम हिदाउद्दुल्ला जो थे, ये केवल एकमात्र ऐसे सीजीआई थे जो क्या थे मतलब कि राष्ट्रपति बने। ठीक दोस्तों, आगे क्या? निम्नलिखित में कौन सा संगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधा कृष्ण, जवाहरलाल नेहरू। ये राष्ट्रपतियों को नाम दिया गया है, बाकी ये पीएम थे। ठीक है, ये असंगत रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति थी, चूंकि पहली राष्ट्रपति थी और किसवें कौन से क्रम पे थी? 12वें क्रम पे थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन से बिहार का राज्यपाल रहा? ये बीएससी में पूछा गया। तो जाकिर हुसैन जो थे पहले बिहार के राज्यपाल थे। कहाँ के? बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, खैर अभी ये प्रश्न आपके लिए प्रासंगिक नहीं रहा, मैंने चूंकि पूरी प्रीवियस ईयर था इसलिए डाल दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। इसका मतलब यह है, ऐसे कौन सा मतलब जिसका निर्वाचन हुआ फिर उनका निर्वाचन विवाद में चला गया, और निर्वाचन किसका था? बीबी
बीबी गिरी साहब जो थे 1969 में, 1969 जब इनको 1969 जब इनको निर्वाचन लड़ा था, उस वक्त इनको भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। किस पे? भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था, इसीलिए इनको न्यायालय में जाना पड़ा। ठीक है। अच्छा, उसका जो सीजीआई उस वक्त एम सीकरी जो थे वो सीजीआई थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है? एडविन लुटियंस है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप ये अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या नाम है उसका? अमोक क्लासेस। अमोक क्लासेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। कोई कमेंट हो, कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपना सुधार निरंतर करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।